क्लास में हम लोगों ने देखा था संसद की जो संसदीय समितियों में अस्थायी समिति है उससे संबंधित जो भी चीजें थी हम लोग उस पर चर्चा कर लिया था कि लोक लेखा समिति का गठन कैसे होता है या प्राक्कलन समिति का गठन कैसे होता है, या हमने देखा तो लोक उद्यम समिति का गठन कैसे हुआ, उसका क्या कार्य है। इन सब चीजों से जो भी संबंधित चीजें थी हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा कर लिया था। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमारे क्लास को अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए एजुकेशन 101 को। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में अगर आप सोशल मीडिया पर इसको देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं संसद की जो द्वितीय समिति है अर्थात तदर्थ समिति। या इसे हम अस्थायी समिति भी कहते हैं, एडॉप्ट कमेटी। इससे संबंधित जो भी चीजें हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। तदर्थ समिति का गठन क्यों किया जाता है? जब किसी विशेष कार्य के लिए गठित करना हो समिति तो वो तदर्थ समिति के रूप में गठित होती है। किसी विशेष कार्य के लिए गठित समिति, और जब वो विशेष कार्य पूर्ण हो जाए तो ये समिति समाप्त हो जाती है, इसलिए हम इसे अस्थायी समिति कहते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए गठित की जाती है और विशेष कार्य के पूर्ण होने पर इसे समाप्त कर दिया जाता है। तदर्थ समिति दो प्रकार की होती है, एक प्रवर समिति और दूसरी संसदीय समिति। प्रवर समिति का गठन क्यों किया जाता है? किसी विशेष विधेयक पर जांच प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, किसी विशेष विधेयक की जांच करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है। हमने आपको बताया था, जब विधेयक वाली क्लास हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कानून बनने के लिए तो प्रथम वाचन के बाद अब जब द्वितीय वाचन में पहुंचता है विधेयक, जब द्वितीय वाचन में पहुंचता है तो उसकी एक एक प्रत सदन के सदस्यों को बांट दी जाती है। साथ में हमने आपको यह भी बताया था कि प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन के बीच में, प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन के बीच में प्रायः 2 दिन का अंतर होता है। लेकिन अगर अध्यक्ष यह समझे कि विधेयक अति आवश्यक है तो अध्यक्ष की अनुमति से यह विधेयक उसी दिन द्वितीय वाचन के लिए रखा जा सकता है। अगर अध्यक्ष यह समझे कि विधेयक तुरंत द्वितीय वाचन की आज्ञा दे देता है, अध्यक्ष तुरंत द्वितीय वाचन की आज्ञा दे दे कि नहीं इस विधेयक को तुरंत द्वितीय वाचन में ले जाया जाए क्योंकि इसको लेट लतीफी ठीक नहीं है, तो अध्यक्ष ने द्वितीय वाचन की अनुमति दी तो तुरंत विधेयक का जो प्रस्तावक होगा, भाई विधेयक रखने वाला होगा कोई एक, तो जो विधेयक का प्रस्तावक है वो निम्न प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव देगा। कौन से? वो विधेयक का प्रस्तावक कह सकता है कि सदन तुरंत विधेयक पर विचार करे, जो सदन की कार्रवाई चल रही है वो तुरंत इस विधेयक पर चर्चा करे, या विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए। किसके पास भेज दिया जाए? प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए, या विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए। अब देखिए प्रवर समिति कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की हो गई। एक हो गई प्रवर समिति, क्या कह रहा है? विधेयक का प्रस्तावक यह प्रस्ताव दे सकता है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए या संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए। प्रवर समिति का गठन क्या होता है? किसी विशेष विधेयक के जांच प्रक्रिया के लिए इस प्रवर समिति का गठन किया जाता है। तो जो अध्यक्ष ने क्या कहा कि विधेयक को द्वितीय वाचन में रख दिया जाए, तुरंत द्वितीय वाचन में रखा जाए, तो जो विधेयक का प्रस्तावक है उसने क्या कहा? या तो सदन तुरंत उस पर विचार करे, अगर कोई दिक्कत है तो उस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए, अगर उससे भी नहीं बात बनती है तो संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए, या विधेयक को जनमत के लिए प्रसारित कर दिया जाए। इसको हमने आपको विधेयक वाली क्लास में बताया था। अब इस प्रकार से प्रवर समिति का गठन हो गया। प्रवर समिति 2 प्रकार की है, एक प्रवर समिति है, एक संयुक्त प्रवर समिति है। प्रवर समिति किसे कहते हैं? जब दोनों सदनों के लिए अलग अलग समिति का गठन किया जाए। जैसे लोकसभा के लिए अलग सदन गठन हो गया, समिति गठित हो गई लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए अलग गठित हो गई, तो इसे क्या कहेंगे? इसे प्रवर समिति कहेंगे। लोकसभा के लिए जब गठित होगी तो इसमें जो है 30 सदस्य होंगे,
इस समिति में जो प्रवर समिति है जो केवल एक सदन के लिए गठित होगी तो उसके सदस्यों की संख्या 30 है। उसी प्रकार से जब एक सदन अर्थात राज्यसभा के लिए गठित होगी तो इसके सदस्यों की संख्या 30 होगी अर्थात 30 सदस्य होंगे। ये तो दोनों सदन के लिए अलग अलग प्राविधान हो गए। अगर ये संयुक्त रूप से गठित किया, संयुक्त मतलब इकट्ठे एक ही जगह पर एक समिति गठित की जाए और उस विधेयक को, जो विशेष विधेयक पर चर्चा करने की बात है, जांच करने की बात है, तो वो संयुक्त रूप से जांच करे। तो जब संयुक्त रूप से संयुक्त प्रवर समिति का गठन होता है तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो सदस्यों की संख्या 45 होगी अर्थात 45 सदस्य इस संयुक्त प्रवर समिति में रखे जाएंगे। अब 45 सदस्य रख दिए गए तो इसमें से एक बात फंसती है कि सदन तो दोनों हो गए, सदन संयुक्त मतलब इकट्ठे कर दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया, सदस्य रखे गए 45। तो इस सदस्यों में भागीदारी किस सदन की कितनी होगी या दूसरे सदन की कितनी भागीदारी होगी? तो इस 45 में से 30 सदस्य लोकसभा से रखे जाएंगे, 30 सदस्य लोकसभा से होंगे और 15 सदस्य राज्यसभा से। और इस समिति की जिम्मेदारी दी गई, समिति को कार्य सौंपा गया कि जो भी आपको जांच करनी है 3 माह के भीतर, 3 माह के अंदर आपको रिपोर्ट सौंपनी है या सदन द्वारा नियत की गई अवधि जो भी सदन ने अवधि नियत की है उसके दौरान आपको जांच रिपोर्ट सौंपनी है। उसके अंदर या तो 3 माह या तो सदन ने कोई एक डेट दे दिया हो कि इस डेट से पहले ही आपको रिपोर्ट सौंपनी है। तो ये संयुक्त प्रवर समिति या प्रवर समिति जो भी ये समिति का निर्माण हुआ है उसका ये जिम्मेदारी बनती है कि इससे पहले ही रिपोर्ट को सौंप दे। हम देखते हैं दूसरी जो समिति थी, कौन सी? संसदीय समिति। इसका गठन क्यों किया जाता है? तो किसी विभाग में घोटाले की जांच करना हो, घोटाले की जांच करना हो तो संसदीय समिति का गठन किया जाता है। और यहाँ वहां पर भी यही बात है कि जैसे प्रवर समिति में हम लोगों ने समझा उसी प्रकार से इसके लिए भी हम समझते हैं कि अगर ये लोकसभा के लिए अलग गठित की गई और राज्यसभा के लिए अलग गठित की गई तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे संसदीय समिति। इस समय सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो सदस्यों की संख्या 30 होगी, सदस्यों की संख्या 30 अर्थात दोनों सदन के लिए अलग अलग समिति गठन की हुई तो वो केवल संसदीय समिति कही जाएगी। और उसमें सदस्यों की संख्या लोकसभा में गठित तो 30 सदस्य, राज्यसभा में गठित तो 30 सदस्य, अर्थात दोनों सदनों के लिए जब अलग अलग गठित होगी तो 30-30 सदस्यों के साथ यह कार्य करेगी। लेकिन अगर ये संयुक्त रूप से गठित कर दी गई अर्थात दोनों सदनों के लिए एक ही समिति गठित की गई, संयुक्त मतलब इकट्ठा, तो अगर ये इकट्ठा गठित की गई तो इसे हम कहते हैं संयुक्त संसदीय समिति। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो सदस्यों की संख्या 45। सब वही चीज है, प्रवर समिति की तरह है। अगर संयुक्त रूप से गठित है तो सदस्यों की संख्या 45 और अगर केवल अकेले गठित है तो संसदीय समिति या जैसे उसमें था प्रवर समिति, भाई अलग अलग सदन के लिए गठित है तो प्रवर या संसदीय, अगर इकट्ठे हैं तो संयुक्त प्रवर या संयुक्त संसदीय समिति। तो सदस्यों की संख्या 45 सदस्यों में कितने लोकसभा से होंगे? तो लोकसभा से बिल्कुल 30 और राज्यसभा से 15, राज्यसभा से 15 सदस्य। इसे जेपीसी भी कहते हैं। नहीं आप लोग सुनते हैं कि संसदीय समिति गठित हुई या जेपीसी का कमेटी गठित हुई है, तो अभी तक जो संसदीय समितियां गठित हुई हैं उसको जो है हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहले समिति कब गठित हुई? तो एक 1951 ईस्वी में समिति गठित हुई। 1951 में क्या हुआ था? मुदुगल के आचरण के लिए, मुदगल के आचरण के जांच के लिए समिति गठित हुई थी। मुदगल के आचरण की जांच के लिए क्या समिति गठित हुई थी? इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और मुदगल के ऊपर आरोप लगा कि ये मुदगल जो है पैसे लेके प्रश्न पूछ रहा है। क्या कर रहा है भाई? पैसे लेके प्रश्न पूछ रहा है।
तो इसके ऊपर आरोप लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संसदीय समिति का गठन किया, एक समिति का गठन किया, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जब जारी किया तो उसमें इसके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध भी हुए कि ये पैसा लेके प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मुदगल के ऊपर सर्वप्रथम जांच के लिए एक समिति गठित की गई। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक समिति गठित किया और सबसे पहली संसदीय समिति थी कौन सी? मुदगल के आचरण की जांच के लिए 1951 में। उसके बाद भी कुछ प्रमुख समितियां हैं, हम लोग एक बार उस पर देखते हैं कि कौन सा कहां से कौन समिति बनी थी, उसकी क्या प्रमुख कार्य थे या उसके अध्यक्ष कौन थे, किस लिए बनी थी। उसके बाद बनी कौन सी समिति? बी शंकरानंद के समिति बनी। ये समिति कब बनी? ये समिति बनी 1987 ईस्वी में। कार्य क्या था? बोफोर्स तोप घोटाले की जांच करना। आप लोगों को मालूम होगा कि एक तोप खरीदी गई स्वीडन से। स्वीडन से जो तोप खरीदी गई थी तो इसके ऊपर आरोप लगा कि ये जो तोप खरीदी गई है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार हुआ है, कहा गया कि जितना पैसा दिया गया है उससे उतनी अच्छी ये तोप है नहीं, या यूं कहा गया फिर इसमें कि जो तोप की खरीदारी के लिए सरकार को कुछ ना कुछ घूस दिया गया है। इस पर जांच के लिए एक समिति बनी, बी शंकरानंदन समिति 1987 में। हालांकि ये तोप 1999 ईस्वी के जो कारगिल युद्ध था इसमें अपना ये बखूबी परचम लहराया, एक हमें जोरदार सफलता दिलाई जो हमें कारगिल युद्ध हुआ था। इसके ऊपर जो आरोप लगा, बी शंकरानंदन समिति ने जांच किया। 1987 ईस्वी में यह समिति गठित हुई। उसके बाद दूसरी समिति गठित हुई, मिर्धा समिति। मिर्धा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे श्री रामनिवास मिर्धा। ये गठित कब हुई? तो 1992 ईस्वी में यह समिति गठित हुई। गठित क्यों हुई? शेयर घोटाले की जांच के लिए। शेयर घोटाले की जांच के लिए। अगली समिति कौन सी गठित हुई? त्रिपाठी समिति। त्रिपाठी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी। प्रकाशमणि त्रिपाठी जी इस समिति के अध्यक्ष थे। कब गठित हुई थी? तो ये 2001 में। 2001 में जब गठित हुई तो इसका क्या कार्य सौंपा गया? तो ये भी शेयर घोटाले की जांच के लिए यह समिति गठित हुई थी, शेयर घोटाले की जांच के लिए। उसके बाद एक समिति गठित हुई, चाको समिति। चाको समिति, आप लोगों को मालूम होगा चाको समिति क्या थी? बिल्कुल, जैसे आज 5G है, 4G है, तो ये चाको समिति गठित हुई थी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए। कब गठित हुई थी? 2011 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष श्री PC चाको। ये 2011 में गठित हुई थी। 2011 ईस्वी में गठित हुई थी। कैसे लिए गठित हुई थी? 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करने के लिए यह समिति गठित हुई थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए समिति गठित हुई थी। आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल एक इससे भी बेहतरीन क्लास के साथ।